दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनी अलग राह, अपनी नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। जी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान से खफा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। जी आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे और जल्द ही वह नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। और इस बीच उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ऐसे संकेत दिए हैं कि कैप्टन अगले साल चुनाव में बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आंदोलनकारी किसानों की मांगे स्वीकार करने की शर्त रखी गई है। अब पंजाब में कांग्रेस के भविष्य पर कैप्टन की नई पार्टी का कितना असर पड़ेगा, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। जी आपको बता दें कि गौरतलब है कि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होने की बात कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उन्होंने औपचारिक रूप से भी इसका ऐलान कर दिया है। रवीन ठुकराल ने कैप्टन के हवाले से अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब के भविष्य की लड़ाई जारी है। एक साल से अधिक समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे किसानों सहित पंजाब और अपने लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्द ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करूंगा। कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को पड़ रहे हैं दिल के दौरे, डॉक्टरों ने बताई ये वजह। जी हम बात करें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई है, लेकिन कोविड के शिकार हुए लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि कोरोना को मात दे चुके लोगों में कई अन्य तरह की गंभीर बीमारियां देखी जा रही हैं। केरल दूसरे लहर में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। केरल में लोगों को कोरोना के बाद कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हम बात करें कि केरल में कोविड के बाद लोगों में दिल के दौरे की घटनाएं और मौतों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। इस नए घटनाक्रम ने हेल्थ एक्सपर्ट को चकित कर दिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि 30 से 40 आयु वर्ग के लोग, जिनमें कई का दिल की बीमारी का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन उन्होंने हार्ट अटैक के कारण दम तोड़ दिया है। मरीजों में मायोकार्डियल इंफेक्शन, हृदय वाहिका में रक्त के प्रवाह में रुकावट, मायोकार्डिटिस, हृदय की मांसपेशियों की सूजन, अतालता, हृदय की अनियमित धड़कन, तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम, हृदय में रक्त की प्रवाह में कमी के कारण होने वाली कोई भी स्थिति देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने चला महिलाओं को 40% टिकट देने का सियासी दाव। जानिए क्या है इसके मायने। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है। जी हां, कांग्रेस ने वादा किया है कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देगी। इसका मतलब ये है कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 160 सीटें महिलाओं के खाते में जाएंगी। लेकिन क्या कांग्रेस को इतनी बड़ी संख्या में योग्य महिलाएं चुनाव में उतरने के लिए मिल पाएंगी, या कांग्रेस का ये दाव पूरी तरह से सियासी है? इसका रिजल्ट तो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इससे विरोधियों की नींद तो उड़ गई है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक चुनावी स्टंट करार दिया है। दरअसल प्रियंका ने मंगलवार को लखनऊ पहुंची थी और बताया जा रहा है कि वह 5 दिनों तक लखनऊ रहेंगी और कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि पहले ही 2 बार उनकी ये यात्रा टल चुकी है। हालांकि यहां आते ही प्रियंका ने बड़ा धमाका किया है। प्रियंका ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये अन्य राज्यों में भी लागू होगा या नहीं, इसका फैसला आलाकमान करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में छोटे व्यापारियों को मिलेगा 2 लाख का बीमा कवर। सीएम ने व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मेलन में की घोषणा। जी आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सूबे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर छोटे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना व बड़े व्यापारियों के लिए सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना की तर्ज पर छोटे व्यापारियों का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना की तर्ज पर छोटे व्यापारियों का प्रीमियम सरकार वहन करेगी। योजना के तहत 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा तो शाम को 1 महीने में नगर पालिका का दर्जा दे देंगे।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर व्यापार प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में ये जानकारी दी। बकौल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर छोटे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना व बड़े व्यापारियों के लिए सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। इसके लिए वित्त विभाग में अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया है। व्यापारी व उद्योगपति एक भागीदार की तरह सरकार से मिलकर कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कहा महाराष्ट्र में भी कोरोना की दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई, दिवाली के बाद तीसरी लहर की आशंका। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है और कोविड कार्यबल ने दिवाली के बाद तीसरी लहर की आशंका के प्रति आगाह किया है। उन्होंने नासिक में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि महामारी की दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन तीसरी लहर के लिए तुरंत अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। राज्य कार्यबल ने दिवाली के बाद तीसरी लहर के प्रति आगाह किया है। हम परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में 9 करोड़ लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया है, जबकि राज्य के 35% लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के किसी नए वेरिएंट की कोई खबर नहीं है और लोगों के टीकाकरण के लिए जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है वह दिवाली तक जारी रहेगा। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री को जेम्स बॉन्ड बताकर कसा तंज। जी हां, बात करें कि देश में बढ़ती महंगाई, जीडीपी ग्रोथ, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। कर्नाटक कांग्रेस के विवादित ट्वीट के बाद अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर का पीएम मोदी पर तंज कसा है। टीएमसी सांसद द्वारा पोस्ट किए गए मीम में हॉलीवुड फिल्म जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के पोस्टर में लीड एक्टर के फेस में पीएम मोदी के चेहरे से रिप्लेस कर दिया गया है। फोटोशॉप किए गए इस पोस्टर में पीएम मोदी को हीरो की तरह दिखाया गया है, लेकिन फिल्म में टाइटल 007 से टीएमसी सांसद ने तंज कसा है। डेरेक ओ ब्रायन ने कैप्शन में लिखा है कि वे मुझे 007 कहते हैं। ओ विकास, ओ इकोनॉमिक ग्रोथ, 7 साल वित्तीय कुप्रबंधन। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सांसद ओ ब्रायन अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते रहे। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बांग्लादेश की शेख हसीना ने गृह मंत्री को दिए निर्देश, कहा हिंदुओं पर हमला करने वाले दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। जी हम बात करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने गृह मंत्री असदुज्जमा खान को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की खबर के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गृह मंत्री असदुज्जमा खान को कहा है कि वे विशेष धर्म पर हमला करने और हिंसा को भड़काने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही आम लोगों से भी ये अपील की है कि सोशल मीडिया पर तथ्यों की जांच के बिना किसी भी चीज पर भरोसा न करें। आपको बता दें कि बांग्लादेश के पिछले बुधवार को दुर्गा पूजा समारोह के दौरान सोशल मीडिया पर एक कथित पोस्ट में भड़की हिंसा में हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया गया। पिछले कई दिनों से हिंदुओं के घरों और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। रविवार की देर रात भीड़ ने बांग्लादेश में 66 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया और हिंदुओं के कम से कम 20 घरों में आग लगा दी। शर्लिन चोपड़ा के मुकदमे के बाद अब जवाब में शिल्पा शेट्टी राज ने दर्ज कराया 50 करोड़ का मानहानि केस। जी हम बात करेंगे एडल्ट फिल्म मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा बिजनेसमैन राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी पर बीते दिनों एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने सेक्सुअल हैरासमेंट का मुकदमा दर्ज कराया था। अब राज और एक्ट्रेस शिल्पा ने शर्लिन के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। कपल ने शर्लिन पर 50 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज करा है और साथ ही उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा के मुकदमे के बाद ये एक्शन लिया है। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कथित रूप से यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के लिए शिकायत दर्ज की थी। राज और शिल्पा का वकील ने एक बयान जारी करते हुए इस खबर की पुष्टि की है।
कर्नाटक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर मचा बवाल। कहा राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट पेडलर हैं, वो पार्टी नहीं चला सकते। जी हम बात करें कि कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ड्रग पेडलर और ड्रग एडिक्ट बताया है। बीजेपी नेता नलिन कुमार कतील ने मंगलवार 19 अक्टूबर को दिए बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने ट्वीट कर बीजेपी नेता के बयान की आलोचना की है और सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील का राहुल गांधी को लेकर ड्रग एडिक्ट वाला बयान तब आया जब एक दिन पहले कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंगूठा छाप और अनपढ़ कहा गया था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने इस ट्वीट को वापस ले लिया था और माफी भी मांगी थी। कर्नाटक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी कौन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट और ड्रग पेडलर हैं। ये मीडिया में भी आ गया है, मीडिया भी जानती है। आप यानी राहुल गांधी पार्टी भी नहीं चला सकते हैं। नलिन कुमार कतील के बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस से एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। हालांकि कांग्रेस की मांग के बाद भी अभी तक नलिन कुमार कतील ने राहुल गांधी को लेकर दिए इस बयान पर माफी नहीं मांगी है। आर्यन खान के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिवसेना नेता। कहा एनसीबी ले रही है बदला, मामले की हो जांच। जी हम बात कर रहे हैं कि मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में है। मुंबई में एक क्रूज जहाज से ड्रग्स की कथित जब्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। महाराष्ट्र के एक मंत्री और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्यन खान के बचाव में एक याचिका दायर की है और आरोपियों के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। याचिका में शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने कहा है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और उनके द्वारा की जा रही जांच की भी जांच की जानी चाहिए। खासकर मुंबई में तैनात एनसीबी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। किशोर तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। किशोर तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि ड्रग्स मामले में एनसीबी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। आर्यन खान पर एनसीबी द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार ला रही रोजगार बाजार पोर्टल 2.0 युवाओं को जॉब दिलाने में करेगा मदद। जी आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अब रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल शुरू करने जा रही है। पिछले साल लॉन्च किए गए रोजगार बाजार पोर्टल की कामयाबी को देखते हुए रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 14 अक्टूबर से रोजगार विभाग की ओर से इस संबंध में निविदाएं मंगाई गई हैं और ये देश में अपनी तरह का पहला जॉब मैचिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां युवा जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए 14 अक्टूबर को रोजगार विभाग द्वारा इस संबंध में निविदाएं मंगाई गई हैं। रोजगार बाजार पोर्टल 1.0 की सफलताओं के बाद ये नया पोर्टल पहले से ही अधिक उन्नत होगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जॉब मैचिंग सेवाओं के साथ साथ दिल्ली के युवाओं को एक ही मंच पर रोजगार से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। केरल समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कश्मीर में बर्फबारी का अनुमान। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में बीते 2 दिनों में काफी बारिश हुई है। खास तौर से केरल और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। केरल में बीते 2 दिन की बारिश में 30 और उत्तराखंड में कम से कम 23 लोगों की जान गई है। आने वाले दिनों में भी ये बारिश से राहत मिलने नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में बुधवार और गुरुवार को भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। केरल के 11 जिलों के लिए बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं 20 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम, पठानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वहीं 12 जिलों में गुरुवार को भी बारिश का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।